सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 9 साइंस का फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, और इस चैप्टर की 9 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आप नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में क्लास 9 साइंस की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 1.5 इवेपोरेशन। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अगर हमको स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करना है तो क्या उसके लिए हमेशा हमको हीट देनी पड़ेगी या फिर प्रेशर चेंज करना पड़ेगा। तो इसका आंसर है नो। यानी ये जरूरी नहीं कि हम उसको हीट दें तभी स्टेट चेंज हो या उसका प्रेशर चेंज करें तभी मैटर का स्टेट चेंज हो। अपने आप से भी वो मैटर स्टेट चेंज कर सकता है। तो अगर ऐसा हो सकता है तो फिर आप कुछ एग्जाम्पल कोट करो अपनी रोजाना की जिंदगी से, जहां पर स्टेट चेंज हो रहा है लिक्विड टू वेपर में, टेकिंग प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड से वेपर में बदल रहा है, यानी लिक्विड टू गैस चेंज हो रहा है, लेकिन लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट तक रीच नहीं किया। पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि लिक्विड को वेपर में अगर हमको चेंज करना है, यानी लिक्विड टू गैस स्टेट चेंज करना है, तो उसके लिए लिक्विड को बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचना पड़ेगा। पहले लिक्विड बॉइल करेगा, जब बॉइल करने लगेगा तब फिर वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा एग्जाम्पल आप बताओ जहां पर लिक्विड बिना बॉइल किए ही लिक्विड से वेपर में बदल जा रहा है, यानी अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही ये काम कर ले रहा है। तो ये चीज आपने बिल्कुल ऑब्जर्व की होगी। वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर। अगर पानी को हम कवर करके ना रखें, ऐसे खुला छोड़ दें, तो धीरे धीरे वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी एक बर्तन में थोड़ा सा पानी लेके आप ऐसे रख दो तो धीरे धीरे करके वो वेपर में बदलता जाएगा और एक टाइम आएगा कि वो सारा पानी जो उस बर्तन में था वो खाली हो जाएगा। तो वहां पर वाटर बॉयल तो किया नहीं, बिना बॉयल किए ही वो वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, वेट क्लोथ्स ड्राई अप। जो गीले कपड़े होते हैं वो सूख जाते हैं। भाई गीले कपड़े में क्या होता है, वाटर होता है, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होके एयर में चला जाता है तो कपड़े हमारे सूख जाते हैं। तो वहां भी जो वाटर था उसको बॉयल थोड़ी ना करना पड़ा कि कपड़े को हमने बर्तन में रखा और उसके बाद चूल्हे पे चढ़ाकर उसको एकदम उबाल लिया फिर पानी वेपर में कन्वर्ट हो गया, ऐसा तो नहीं होता ना। व्हाट हैपेंस टू द वाटर इन अबव टू एग्जाम्पल। तो दोनों केस में वाटर के साथ क्या हुआ, तो दोनों ही जगह वाटर इवेपोरेट हो गया, यानी वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया उस टेम्परेचर पे जो कि उसकी बॉइलिंग पॉइंट से कम है। अभी प्रॉपर डिफिनेशन नीचे आएगी, देख लेंगे। हम जानते हैं कि जो पार्टिकल है मैटर के वो हमेशा मूव करते रहते हैं और कभी रेस्ट पे नहीं रहते। सॉलिड में भी देखा था वाइब्रेट करते रहते हैं, हिलते डुलते रहते हैं। लिक्विड में तो फ्रीली मूव करते रहते हैं, इधर से उधर चले जाते हैं, लेकिन स्पीड कम होती है। गैस में ये भी मूव करते रहते हैं लेकिन स्पीड इनकी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो पार्टिकल हमेशा मूव करते रहते हैं। किसी गिवन टेम्परेचर पे किसी गैस, लिक्विड या सॉलिड की बात कर लें तो ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनके पास कुछ अलग अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। मैंने आपको बताया कि काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से आती है। काइनेटिक एनर्जी अलग है, इसका मतलब वेलोसिटी अलग होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में हमारी वेलोसिटी आती है। काइनेटिक एनर्जी बदलेगी तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो ऐसा तो गैस, लिक्विड, सॉलिड हर जगह होता है कि कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी अलग होती है। अब स्पेशली हम अगर लिक्विड के केस की बात कर लें तो कुछ फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल, यानी कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं, और वो पार्टिकल कहाँ होते हैं, सरफेस पे होते हैं, हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी। इनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो क्या होगा, इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर। तो वो पार्टिकल लिक्विड के जो कि सरफेस पे होते हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो तेज तेज मूव करने लगेंगे। तो इस फास्ट मूवमेंट की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में लग रही थी वो कमजोर हो जाएगी, उससे ये आजाद हो जाएंगे और काफी दूर दूर चले जाएंगे, यानी फिर वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब सरफेस के पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा कैसे हो जाती है, ये चीज थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। तो ये देखो, बीकर के अंदर हमारे वाटर है और इस वाटर की कुछ पार्टिकल्स मैंने बना दिए हैं। ये पार्टिकल्स जो कि आपको सरफेस पे दिख रहे हैं, इनके साथ क्या होगा, ये पार्टिकल देखो एयर के कांटेक्ट में है, तो होगा ये कि एयर से कुछ एनर्जी ले लेंगे। भाई हर सब्सटेंस के पास कुछ ना कुछ हीट एनर्जी होती है, तो एयर से ये हीट एनर्जी ले लेंगे। ठीक है, सरफेस वाले पार्टिकल ये काम कर लेंगे तो इनके पास एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। और दूसरी बात, सिर्फ एयर से ही नहीं बल्कि नीचे के जो पार्टिकल हैं उनसे भी एनर्जी ले लेंगे। तो एयर के पार्टिकल से एनर्जी ले लिया, नीचे जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनसे एनर्जी ले लिया, फिर अगर ये जैसे बीकर से टच हो रहे हैं तो बीकर के सरफेस से एनर्जी ले लेंगे, यानी जहां से पाए ये एनर्जी लूट लेंगे। नीचे से आ गई, ऊपर से आ गई, तो सरफेस वाले जो पार्टिकल हैं उनके पास ज्यादा एनर्जी आ गई एज कंपेयर टू जो नीचे वाले पार्टिकल्स हैं। अब ये कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। तो भाई एनर्जी ज्यादा हो गई तो इन पार्टिकल्स के बीच में लगने वाली फोर्स कमजोर हो जाएगी और ये अपने आप को इससे आजाद कर लेंगे और फिर वेपर में कन्वर्ट होके ये ऊपर की तरफ उड़ जाएंगे। अब आप ये पूछ सकते हो कि नीचे वाले जो पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी क्यों नहीं ले लेते। तो देखो, ये एयर के कांटेक्ट में है नहीं, एयर से इनको एनर्जी मिल नहीं पाएगी, तो सारे पार्टिकल्स की जो एनर्जी होगी इनके आसपास वो ऑलमोस्ट सेम रहेगी, तो किसी से एनर्जी छीन नहीं पाएंगे। ऊपर वाले तो एयर से लेके थोड़ा सा पावरफुल हो गया तो नीचे वाले से भी ले लिया इन्होंने, लेकिन ये जो बीच में पार्टिकल्स हैं वो ऐसा नहीं कर पाएंगे।
दूसरी बात, अगर मान लो इनको एनर्जी किसी तरह से मिल भी गई तो ये निकल के ऊपर की तरफ आएंगे और ऊपर के जो पार्टिकल है वो इनको क्यों जाने देंगे, वो कहेंगे पहले हम जाएंगे, तुम अभी रुको। तो इसीलिए जो सरफेस के पार्टिकल होते हैं उन्हीं के पास ज़्यादा एनर्जी होती है। ज़्यादा एनर्जी की वजह से ये अपने बीच में लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देते हैं और आज़ाद हो जाते हैं, यानी ये दूर दूर हो जाते हैं। दूर होने का मतलब ये वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये पीछे की कहानी है कि क्यों कुछ पार्टिकल्स जो कि सरफेस पे हैं उनके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। दिस फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो ये आ गई इवेपोरेशन की डिफिनेशन। ये ऐसा फिनोमेना है जहां पर लिक्विड वेपर में बदलता है। ठीक बात, ये तो भाई वेपराइजेशन में भी होता है, इसमें क्या अलग है। तो वेपराइजेशन के अंदर बॉइलिंग पॉइंट पे ये चीज होती है, लिक्विड टू वेपर में कन्वर्जन। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे ये काम होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। 1.5.1 फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो वो कौन से फैक्टर है जो इवेपोरेशन पे इफेक्ट डालते हैं। चलिए इसको समझते हैं एक एक्टिविटी से। आपको एक एक्टिविटी करनी है 1.14 5 ml आपको वाटर ले लेना है टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसको विंडो के पास या फिर पंखे के नीचे रख देना है। इसी तरीके से 5 ml वाटर ले लेना है ओपन चाइना डिश के अंदर और इसको भी विंडो के पास या फैन के नीचे रख देना है। 5 ml वाटर और लेना है ओपन चाइना डिश के अंदर और इस बार आपको उस चाइना डिश को कबर्ड के अंदर या फिर शेल्फ में रख देना है क्लास के। ठीक है, तो 3 आपको कंटेनर्स लेने हैं बेसिकली। एक आप टेस्ट ट्यूब लोगे, उसके अंदर 5 ml आपने वाटर रख दिया। दूसरा चाइना डिश लोगे, इसके अंदर 5 ml रख दिया। और तीसरा एक और चाइना डिश लोगे, इसके अंदर भी 5 ml आपको रख देना है। ये टेस्ट ट्यूब और ये चाइना डिश, इसको विंडो के पास या फिर फैन के नीचे रख देना है और इसको शेल्फ में या कबर्ड में रख देना है। रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर को आप रिकॉर्ड कर लो। तो बेसिकली जब मैंने ये एक्टिविटी की तो उस समय रूम जो टेम्परेचर था वो था 20 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि अभी हमारे यहाँ विंटर चल रही है जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ। रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द इवेपोरेशन प्रोसेस इन द अबव केस। तो ऊपर के केस के अंदर कितना टाइम, या हम कह सकते हैं कितना दिन लगेगा इस इवेपोरेशन प्रोसेस में। तो देखो कितना टाइम लगेगा ये बिल्कुल डिपेंड करेगा कि कौन सा सीजन चल रहा है, फिर टेम्परेचर कितना है जहां पर भी आप ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, विंड की स्पीड क्या है, हवा चल रही कि नहीं चल रही, तेज चल रही कि धीरे चल रही है। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर है जिसपे ये वैल्यूज डिपेंड करेगी। तो मैंने ये एक्टिविटी जो की है उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जैसे हमारे यहाँ विंटर चल रही है और रूम का टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस और जब मैंने एक्टिविटी परफॉर्म की तो उस समय हवा काफ़ी तेज चल रही है। तो उसके हिसाब से मैं आपको वैल्यूज बता देता हूँ। वैसे ये वैल्यूज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि भाई आपके जहाँ रह रहे हो वहाँ पर कैसा एटमॉस्फेयर है, कौन सा सीजन चल रहा है, इन सब पे वैल्यूज डिपेंड करती है। तो वैल्यू अलग अलग बिल्कुल आ सकती है। मेरी जो रीडिंग आई है वो मैं आपको बता देता हूँ। 5 ml वाटर जो कि टेस्ट ट्यूब में लिया था और उसको मैंने विंडो के किनारे रख दिया था। इस पूरे वाटर को इवेपोरेट होने में लग गए हैं 6 डेज। 6 दिन तक रखे रहना पड़ा क्योंकि बेसिकली ये टेस्ट ट्यूब के अंदर था, पानी बिल्कुल यहाँ तक नीचे तक था। अभी रीज़न हम समझेंगे इसके बारे में, तो इसलिए इतना दिन लग गया। और फिर वो वाटर जो मैंने ओपन चाइना डिश में रखा था और उसको विंडो के किनारे रख दिया था, तो इसको वेपर में बदलने में 8 आवर्स लगे, 8 घंटे लगे। सुबह के 10 बजे रख दिया था और शाम को 6 बजे देखा तो वो वेपर में बदल चुका था। यानी हर 1-1.5 घंटे में मैं थोड़ा सा आइडिया ले रहा था। तो 4 बजे के करीब देखा था तो पानी थोड़ा सा था, 6 बजे देखा तो पानी खत्म था। तो ऑलमोस्ट 8 आवर्स लगे। और फिर इसी चाइना डिश के अंदर, जिसको मैंने कबर्ड के अंदर, बेसिकली मेरी अलमारी है वहाँ पर रख दिया था अंदर, तो ये पूरे 1 दिन के अंदर, यानी सुबह 10 बजे रखा था और अगले दिन सुबह 10 बजे करीब देखा तो वो पूरा वेपर में बदल चुका था। अब इस एक्टिविटी को आपको रिपीट करना है रेनी डे के अंदर, जब बारिश वाला सीजन हो उस समय, और जो ऑब्जर्वेशन हो वो रिकॉर्ड करो। तो अभी रेनी सीजन आने में तो काफ़ी दिन है और उसका इंतजार तो कर नहीं सकते थे। ठीक है, तो जब रेनी सीजन आएगा तब इसकी वैल्यूज हम देख लेंगे। What do you infer about the effect of temperature, surface area, wind velocity या speed on the evaporation? तो यहाँ से इस एक्टिविटी से आपको क्या बात समझ में आई, क्या रिजल्ट आपको मिला कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, सरफेस एरिया क्या इफेक्ट पड़ता है, विंड की जो वेलोसिटी है, स्पीड है, उसका इवेपोरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें नीचे आपको दी हैं ऑब्जर्वेशन। चलिए इसको डिटेल में हम समझ लेते हैं। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज करता है विद रेट ऑफ इवेपोरेशन, मतलब कितना फास्ट इवेपोरेशन होगा, किस स्पीड से जो लिक्विड है वो वेपर में बदलेगा, ये होता है रेट ऑफ इवेपोरेशन। ये इंक्रीज होता है, यानी बहुत कम टाइम में लिक्विड वेपर में बदल रहा है तो हम कह देंगे कि रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई है। तो ये इंक्रीज होता है, बढ़ता है किससे, पहला पॉइंट आ जाता है एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया को हम बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि इवेपोरेशन क्या है, सरफेस फिनोमेना है। ये सिर्फ सरफेस पे होता है, सरफेस के जो पार्टिकल है उन्हीं के पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है और वो फिर वेपर में बदल जाते हैं। पूरा जो बल्क है उसमें ऐसा नहीं होता।
याद करो बॉइलिंग के केस हमने क्या पढ़ा था, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना। जब कोई सब्सटेंस बॉयल करता है, कोई लिक्विड बॉयल करता है, तो पूरा का पूरा लिक्विड बॉयल करता है, यानी पूरे के पूरे लिक्विड के पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो आज़ाद हो सके और गैस में कन्वर्ट हो सके। लेकिन इवेपरेशन में सारे पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी नहीं होती, सिर्फ वही पार्टिकल जो कि सरफेस पे होते हैं उनके पास इतनी एनर्जी होती है कि वो अपने आप को गैसियस स्टेट में यानी वेपर में कन्वर्ट कर सके। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो इवेपरेशन है क्या है, वो सरफेस फिनोमेना है, ये सरफेस पे ही सिर्फ होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये सरफेस फिनोमेना है तो अगर सरफेस एरिया को हम बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ इवेपरेशन ऑब्वियसली इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ देख सकते हो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो हमने वाटर लिया है, इसका सरफेस एरिया ये है, यानी यहीं पर सिर्फ इतने ही पार्टिकल होंगे जिनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होगी। वहीं ओपन चाइना डिश की बात कर लें, देखो इसका सरफेस एरिया काफ़ी बड़ा है, यहाँ ढेर सारे पार्टिकल एक बार में एनर्जी गेन कर लेंगे और एक बार में ज़्यादा इवेपरेशन होगा, तो इवेपरेशन का जो रेट है वो फास्ट हो जाता है अगर सरफेस एरिया हम बढ़ा दें तो। इसको आप सिंपल एग्जाम्पल से भी ऑब्जर्व कर सकते हो। वाइल पुटिंग क्लोथ फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट। जब हमको कपड़ा सुखाना होता है तो हम क्या करते हैं, कपड़े फैलाते हैं ना, नहीं धूप में कपड़े फैला दो, कपड़े डाल दो, तो कपड़ा फैला के डालते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि लपेट के एकदम रोल बनाकर धूप में रखते हैं, फैला के रखते हैं ना। वो फैलाने में क्या होता है, बेसिकली सरफेस एरिया बढ़ा रहे होते हैं। देखो रट्टा नहीं मारना है, क्या सरफेस एरिया बढ़ा दिए रेट ऑफ इवेपरेशन इंक्रीज हो गया। आपने जो चीज़ें लाइफ में ऑब्जर्व की हैं वही एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। कपड़े को फैलाते हैं यानी सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, तभी तो इवेपरेशन रेट फास्ट हो जाता है, जल्दी कपड़ा सूख जाता है। फिर दूसरा पॉइंट आ जाता है एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो भी इवेपरेशन रेट फास्ट हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब क्या है, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू वेपर स्टेट। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो बेसिकली टेम्परेचर इंक्रीज कब होता है, जब पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इसका मतलब पार्टिकल के पास अच्छी खासी एनर्जी ऑलरेडी है, अब ज़्यादा एनर्जी की इनको ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ी सी और एनर्जी चाहिए होगी इनको वेपर स्टेट में बदलने में, उसमें इनको कम टाइम लगेगा। इसको आप ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हो कि कपड़े को अगर ऐसे साए में सुखाने के लिए डालो और धूप में डालो तो कौन जल्दी सूखेगा, धूप वाला, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है। फिर तीसरा पॉइंट आ जाता है अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ध्यान रखना, ये इंक्रीज नहीं कह रहा बल्कि डिक्रीज कह रहा है कि अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो रेट ऑफ इवेपरेशन इंक्रीज कर जाएगा, फास्ट हो जाएगा। पहले ये तो समझो ये ह्यूमिडिटी होती क्या है। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। देखो हमारी एयर के अंदर बहुत सारी गैसेज होती हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं और साथ ही में वाटर वेपर भी तो होता है, ये सारे एयर के पार्ट होते हैं। तो एयर के अंदर कितना वाटर वेपर है यानी वाटर गैसियस स्टेट में कितना अमाउंट में है, यही आपका ह्यूमिडिटी होता है। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। किसी गिवन टेम्परेचर पे एयर एक डेफिनेट अमाउंट यानी एक फिक्स अमाउंट वाटर वेपर को ही होल्ड कर सकती है, यानी अपने अंदर रख सकती है। जैसे आप खाना खाने बैठो, 1 रोटी 2 रोटी 5 रोटी 10 रोटी, कभी जाके आपका पेट भरेगा और कहोगे बस भैया अब नहीं खा सकते, पेट भर गया मेरा। उसी तरीके से वाटर वेपर एयर के अंदर जा रहा है, एयर अपने अंदर ले जा रही है कि आए जाओ आए जाओ आए जाओ, फिर कहेगी एक टाइम आएगा बस अब नहीं ले सकते भैया, जगह खत्म। तो ये बात कह रहा है कि एयर के अंदर एक फिक्स अमाउंट ही वाटर वेपर जा सकता है किसी गिवन टेम्परेचर पे। अगर ये टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ये क्वांटिटी कम ज़्यादा होती है। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ इवेपरेशन डिक्रीजेज। अगर एयर के अंदर जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो पहले से ही हाई है, लेट सपोज मान लो किसी जगह की एयर में 100 लीटर वाटर वेपर आ सकता है और 80 लीटर वाटर वेपर ऑलरेडी प्रेजेंट है, यानी अभी 20 लीटर और आ सकता है। तो जगह कम है ना, तो जितनी जगह कम होती चली जाएगी उतना ही इवेपरेशन रेट स्लो हो जाएगा कि भाई जगह कम हो गई, अब उसी जगह के अंदर इसको फिट होना है किसी तरीके से। इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे रोड एकदम खाली है, कोई गाड़ी नहीं है, तो मस्त आप भगा के निकल जाओगे अपनी गाड़ी, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ती चली जाएगी और गाड़ियाँ आती जाएंगी आपकी स्पीड कम होती चली जाएगी, और अगर इतनी गाड़ी आ गई कि भैया अब तो जाम लग गया तो फिर आपकी गाड़ी मूव ही नहीं होगी। तो यही कहानी होती है कि जैसे जैसे वाटर वेपर का अमाउंट एयर के अंदर बढ़ता चला जाता है, वो जो एयर ने जगह बनाई थी वाटर वेपर के लिए वो कम होती चली जाएगी। जितनी जगह कम होगी उतना ही मुश्किल हो जाएगा नए वाटर वेपर को उसके अंदर जाने में। तो यही ह्यूमिडिटी होती है। तो अब यहाँ से आप समझ गए कि अगर ह्यूमिडिटी हमारी हाई होगी यानी एयर के अंदर वाटर वेपर जितना ज़्यादा होगा उतना ही इवेपरेशन का जो रेट है वो स्लो हो जाएगा। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप रेनी सीजन में ऑब्जर्व कर सकते हो। जब बारिश का मौसम होता है उस समय जब गर्मी होती है तो वो गर्मी बड़ी बेकार होती है क्योंकि हमारा पसीना नहीं सूखता, उस समय कूलर वगैरह काम नहीं करता, क्योंकि बारिश होने की वजह से ह्यूमिडिटी हाई होती है, एयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो वाटर आपकी बॉडी से निकल रहा है स्वेट के फॉर्म में, पसीने के फॉर्म में, ये कैसे सूखता है? जो पसीना सूखता है उसमें क्या होता है सूखने में? यही जो आपका पसीना निकला था लिक्विड फॉर्म में था, यही वेपर में कन्वर्ट होकर एयर मिल जाता है। तो भाई एयर में ऑलरेडी वाटर वेपर का अमाउंट ज़्यादा है, जगह कम है,
तो ये इवेपरेशन रेट आपका स्लो हो जाएगा, यानी पसीना बहुत धीरे धीरे सूखेगा। और पसीना आपकी बॉडी में रहेगा तो आपको उलझन सी होगी और ज़्यादा गर्मी फील होगी। पसीना जब निकल जाता है, जब वो वेपर में बदल जाता है, तब हमको अच्छा फील होता है। फिर फोर्थ पॉइंट है एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। अगर विंड स्पीड को इंक्रीज कर देंगे तो इवेपरेशन रेट भी इंक्रीज हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों? ये कॉमन सा ऑब्जर्वेशन है कि कपड़े ज़्यादा तेज सूखते हैं विंडी डे में, यानी हवा चल रही हो तो उसमें कपड़ा तेज सूखेगा। विद द इंक्रीज इन द विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। तो कहानी कुछ ये होती है कि जैसे हमारा ये बर्तन है, इसके अंदर ये लिक्विड भरा हुआ है, सरफेस के पार्टिकल इवेपरेट होके ऊपर की तरफ जाएंगे। अब हवा चल रही है तो ये जो पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएंगे, हवा इनको लेके आगे निकल जाएगी। तो ये जो वाटर वेपर यहाँ ऊपर की तरफ गए थे, हवा इनको बहा के आगे तरफ ले जाएगी, तो ये जो जगह है फिर से खाली हो जाएगी, यानी यहाँ पर फिर से वाटर वेपर आराम से आ सकते हैं। तो यही होता है, अगर हवा तेज चलेगी तो ये जो वाटर वेपर बन के ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इनको हवा अपने साथ ले जाएगी, तो आसपास इसके जो वाटर वेपर का अमाउंट है वो कम रहेगा, और कम रहेगा तो आसानी से फिर से नीचे जो वाटर है वो इवेपरेट होकर ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये होता है। तो ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से फैक्टर है जो इवेपरेशन रेट को अफेक्ट करते हैं। 1.5.2 हाउ डज इवेपरेशन कॉज कूलिंग। इवेपरेशन की वजह से कूलिंग कैसे होती है? इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपरेटिंग। कोई खुला बर्तन हो, उसके अंदर कोई लिक्विड है तो वो लगातार इवेपरेट होता रहेगा। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवेपरेशन। तो इवेपरेशन के टाइम जो एनर्जी लॉस होती है, उस एनर्जी को जो पार्टिकल है वो अपनी सराउंडिंग से ले लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको समझाया था कि ये जैसे लिक्विड के पार्टिकल है, ये सरफेस वाला पार्टिकल है और उसके नीचे एक पार्टिकल है। अब इस ऊपर वाले पार्टिकल ने अपने सराउंडिंग से भी एनर्जी ली थी, नीचे से भी एनर्जी ली थी, और ये इवेपरेट होकर अपना तो निकल गया। लेकिन नीचे वाला जो पार्टिकल है, इससे ऊपर वाले पार्टिकल ने एनर्जी ली तो उसकी एनर्जी कम हो गई। तो कहेगा भैया एनर्जी हमारी कम हो गई, तो ये भी क्या होगा, सराउंडिंग से एनर्जी ले लेगा। तो सराउंडिंग से हीट एनर्जी ले लेगा तो सराउंडिंग यानी आसपास की जो हीट एनर्जी है वो कम हो जाएगी, उनके पास हीट कम हो जाएगी, हीट कम हो जाएगी तो ठंडे हो जाएंगे। ये सिंपल सी बात होती है कि इवेपरेशन की वजह से जो एनर्जी का लॉस होता है पार्टिकल का, उस एनर्जी की भरपाई कहाँ से करते हैं? सराउंडिंग से। आसपास से कहते हैं लाओ हमको एनर्जी दो, हमारी एनर्जी कम हो गई है। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड। तो भाई सराउंडिंग से एनर्जी ले लिए, उनसे हीट ले लिए, तो सराउंडिंग की हीट कम हो गई तो वो ठंडे हो जाएंगे। इसको चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। वॉट हैपन्स व्हेन यू पोर सम एसीटोन, यानी जो आपका नेल पॉलिश रिमूवर होता है ना, उसके अंदर एसीटोन होता है, ये केमिकल है। तो नेल पॉलिश रिमूवर या आप एसीटोन जो है इसको अपने पाम पे पोर करोगे तो क्या होगा? जैसे ही आप पाम पे अपने एसीटोन को पोर कर लिया, ठीक है, भर लिया, तो होगा क्या? इवेपरेशन के लिए सराउंडिंग से एनर्जी लेंगे, सराउंडिंग में एयर भी आ जाती है और आपका हाथ भी क्योंकि उनके कांटेक्ट में है, तो आपके पाम से भी ये एनर्जी ले लेंगे। ठीक है, ये एनर्जी एसीटोन के अंदर चली गई, इस एनर्जी का इस्तेमाल करके ये इवेपरेट हो जाएंगे। तो आपके पाम से एनर्जी ली थी, और वो एनर्जी कौन सी है? हीट एनर्जी। हम सारी जो बात कर रहे हैं वो हीट एनर्जी की बात कर रहे हैं। हीट एनर्जी आपके पाम से ले लेंगे तो आपके हाथ की जो हीट है वो कम हो जाएगी, आपका हाथ ठंडा हो जाएगा। तो यही आंसर यहाँ पर लिखा हुआ था। पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग, सराउंडिंग से भी लेंगे या आपके जो पाम है उससे लेंगे और इवेपरेट हो जाएंगे, कॉजिंग द पाम टू फील कूल। तो इसीलिए आपका जो पाम है वो ठंडा फील होगा आपको। आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द roof or open ground because a large latent heat of vaporization of water helps to cool the hot surface। एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि दिन में बहुत तेज धूप निकली हो, फिर वो दिन जब बीतता है यानी जब शाम आती है तो लोग क्या करते हैं? वाटर स्प्रिंकल करते हैं, पानी छिड़कते हैं छतों पे या ओपन ग्राउंड है वहाँ पर। जैसे बचपन में जब मैं छोटा था तो उस टाइम लाइट बहुत जाती थी, तो गर्मियों में क्या करते थे हम लोग छत पे सोते थे। लेकिन दिन में इतनी धूप रहती है जिसकी वजह से छत काफ़ी गर्म हो जाती है। अगर उस पर बिस्तर लगा के लेटेंगे तो बिस्तर गर्म हो जाएगा और बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। तो क्या करते थे? पहले छत पे शाम को पानी डालते थे ताकि छत ठंडी हो जाए। अभी पानी डालने से छत कैसे ठंडी हुई? वही रीज़न, जब पानी हमने छत के ऊपर डाला तो उस वाटर ने रूफ से, छत से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, हीट एनर्जी उस वाटर में चली गई, वो वाटर इवेपरेट होकर उड़ गया। इस तरह से रूफ जो है हमारी ठंडी हो गई। तो छत पे या ग्राउंड पे पानी इसलिए डालते हैं क्योंकि जो लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, सिंपल से याद रखना, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? ऐसी हीट है जो वेपराइजेशन करती है, लिक्विड से गैस में बदलती है बिना टेम्परेचर का चेंज किए। टेम्परेचर नहीं बदलता, उसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे लिक्विड से गैस में बदल रही है, तो वो जो एनर्जी लग रही है वही हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। तो यहाँ भी ये होता है, छत पे अगर आपने पानी डाल दिया तो वहाँ पानी उबलता नहीं, उसका टेम्परेचर नहीं चेंज होगा, बस वो पानी एनर्जी लेके अपना उड़ जाएगा। तो इस तरह सरफेस कूल हो जाती है। क्या आप कुछ और एग्जाम्पल दे सकते हो अपनी रोजाना की जिंदगी से जहाँ पर आपने कूलिंग इफेक्ट को फील किया हो इवेपरेशन की वजह से? तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, आप लिखना चाहो तो और भी लिख सकते हो।
वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, गर्मियों में हमको कॉटन कपड़े क्यों पहनना चाहिए। तो देखो समर्स के अंदर गर्मियों में वी परस्पायर, परस्पायर का मतलब होता है स्वेटिंग, पसीना निकलना। तो गर्मियों में हमारे पसीना ज़्यादा निकलता है बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। देखो हमारा बॉडी का एक मैकेनिज्म है, बॉडी का एक सिस्टम है अपने आप को ठंडा रखने का। क्या सिस्टम है कि वो परस्पायर करेगा, यानी पसीना निकाल के अपने आप को कूल रखती है बॉडी। अब आपको अगर पसीना निकलने से बॉडी कैसे कूल हो जाती है, तो ऊपर के एग्जाम्पल से आपको आइडिया तो लग गया होगा, लेकिन चलिए मैं फिर बता देता हूँ आपको। जैसे यही देखो हमारे सामने हाथ तो है, ये चीज़ बता देते हैं। आपके हाथ से पसीना निकला, ठीक है, ये पसीना इस तरह से निकला, ये वाटर निकला, तो होगा क्या, ये वाटर आपके ही हाथ से, आपकी ही बॉडी से हीट एनर्जी लेगा और वेपर में कन्वर्ट होके एयर में मिल जाएगा। तो आपकी बॉडी से क्योंकि इसने एनर्जी ली, तो आपकी बॉडी से हीट एनर्जी कम हो गई, हीट कम हो गई तो बॉडी कूल हो जाएगी। ये सिस्टम रहता है। वी नो दैट ड्यूरिंग द इवेपरेशन द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर। यही बात कहा है कि इवेपरेशन के टाइम क्या होता है, सरफेस में जो पार्टिकल होते हैं वो एनर्जी गेन करते हैं सराउंडिंग से, या जैसे बॉडी से पसीना निकल रहा है तो बॉडी के सरफेस से, और वेपर में बदल जाते हैं। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एब्सॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लीविंग द बॉडी कूल। अब ये हीट एनर्जी कितना एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसका अमाउंट इक्वल होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के। भाई जितनी एनर्जी चाहिए होगी उसको वेपर में बदलने के लिए, उतनी ही एनर्जी वो लेगा सराउंडिंग से, आपकी बॉडी से। कोई सामान आप लेने गए 100 रुपए का है, तो आपको 100 रुपए चाहिए होगा कि नहीं, इधर उधर से जुगाड़ लगा के मांग के आप 100 रुपए इकट्ठा करोगे। वही बात है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो लिक्विड से गैस में बदलने के लिए रिक्वायर होती है। तो उतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा बॉडी से और बॉडी आपकी ठंडी हो जाएगी। तो सवाल हमारा यह था कि कॉटन कपड़े क्यों पहनते हैं। कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ द वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवेपरेशन। कॉटन के जो कपड़े हैं वो वाटर को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो वाटर उस कपड़े में चला गया और जो कपड़ा है वो एयर के कांटेक्ट में है, तो कॉटन के क्लोथ से जो वाटर है वो इवेपरेट होके एयर में चला जाएगा। वहीं अगर आप ऐसा कपड़ा पहने हो जो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता या कम करता है, तो होगा क्या, जैसे आपकी ये स्किन है और ये कपड़े की लेयर है। अब स्किन से जो पसीना निकल रहा है उसको ये कपड़ा तो एब्जॉर्ब कर नहीं पा रहा है, इसी कपड़े की लेयर के अंदर ही रह जा रहा है। तो एयर के भी कांटेक्ट में अच्छे से नहीं आ पा रहा है कि एयर इसको जो है हीट दे दे और वेपराइज करा दे। तो फिर उस केस में पसीना आपको अंदर अंदर निकलता रहेगा और आपको उलझन सी फील होगी। इसीलिए गर्मियों में हमको कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि कॉटन के कपड़े वाटर को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेंगे और वहां से वाटर इवेपरेट हो जाएगा। वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। एकदम चिल्ड पानी, बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा पानी अगर ग्लास में हो तो आप देखते हो उसके बाहर बाहर एक वाटर की ड्रॉपलेट आ जाती है, पानी की छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं। वो पानी कहाँ से आता है। लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन द टम्बलर। तो ये चीज़ सिंपल आप करके देख सकते हो कि एकदम आइस कोल्ड बर्फ जैसा ठंडा पानी एक टम्बलर यानी गिलास के अंदर ले लो। थोड़ी देर बाद आपको कुछ वाटर ड्रॉपलेट उसकी बाहर की सरफेस पे दिखाई देंगी। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर loses energy and gets converted to liquid state which we see as water droplet। तो ये बर्फ जैसा ठंडा पानी हमने गिलास में ले लिया है। अब होगा क्या, आसपास जो एयर प्रेजेंट है उसके अंदर वाटर वेपर है, गैसियस स्टेट में है। गैस स्टेट में इसका मतलब उसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी। अगर किसी तरह से इसकी एनर्जी ले ली जाए, एनर्जी निकल जाएगी तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी और ये लिक्विड में बदल जाएगा। तो यही बात होती है, ये जो वाटर वेपर है इस ठंडे गिलास के कॉन्टैक्ट में आता है तो अपनी एनर्जी इसको दे देता है, एनर्जी दे देगा तो फिर वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरह से पानी की बूंदें हमको वहाँ दिखाई देती हैं। भाई सिंपल सी बात है, गैस को हम ठंडा करते हैं तो लिक्विड में बदलती है कि नहीं, स्टीम है, भाप है, उसको कूल करोगे तो वाटर में बदल जाएगी। यही बात हो रही है, कूलिंग ही हो रही है उनकी। ठीक है, तो यहाँ आकर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्लास 9 की और वीडियो देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखो मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है तो उसको भी ज्वाइन कर लो ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 9 के लिए अच्छी बुक लेना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने दे दिया है। अगर आपको स्टडी मटेरियल जैसे नोट्स वगैरह हो गया, एक्सरसाइज के सोल्यूशन हो गया, वो चाहिए तो मेरी वेबसाइट है, वहाँ विजिट कर सकते हो। और नीचे क्लास 9 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके लिंक पे आपको क्लिक करना है तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसके अलावा और भी जो सब्जेक्ट है उनके लिंक भी आपको मिल जाएंगे।